मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर और कानपुर के पास का एक और ज़िला फतेहपुर। अब जब ये दोनों ज़िले आसपास के हैं तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ज़िलों के आपस में बॉर्डर्स भी लगते होंगे, सरहदें भी होंगी। तो इन दोनों ज़िलों के बॉर्डर के पास एक लोकेलिटी है, एक इलाका है जिसका नाम है कोरसम। इस कोरसम इलाके में पिछले शुक्रवार को, तारीख तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मैं एक सेकंड रुके, मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि कई लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि नहीं हमें तारीख भी बताया कीजिए, साल भी बताया कीजिए, तो मैं बताता हूँ। पिछले शुक्रवार यानी 10 अक्टूबर को, तो 10 अक्टूबर को कोरसम इलाके में जंगलों के पास एक महिला की लाश मिली। सुबह का वक्त था। लाश महिला की मिली तो ज़रूर, लेकिन इस लाश का सिर कटा हुआ था और लाश की दोनों बाहें भी कटी हुई थी। यानी देखा जाए तो सिर्फ धड़ और टांगे ये वहाँ पर पड़ी हुई मिली और आसपास बहुत सारा खून भी बिखरा हुआ था। आप समझ सकते हैं जब इस तरह की सिर कटी लाश हो तो मौके पर खून बिखरा होना लाजमी है। बेशक वो सिर वहाँ काटा गया हो, कहीं और काटी गई हो, खून तो खैर रिश्ता ही है जब तक कि बिल्कुल ही मतलब ख़त्म ना हो जाए बॉडी से। तो खैर इस तरह का एक विभत्स दृश्य वहाँ के लोगों ने देखा। वो सिरकटी लाश लोगों को मिली सुबह के वक्त कोरसम में और फिर लोगों ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। मामला कत्ल का था, ये किसी को बताने की ज़रूरत थी नहीं। पुलिस ने भी जब ये खबर सुनी तो भागी भागी पहुँची मौके पर और उसने सबसे पहले मौके का मुआयना किया और मौके का मुआयना करने के बाद वो लाश की पहचान पता करने में जुट गई। उसकी वजह ये थी कि जब तक मरने वाली की पहचान नहीं हो जाती है तब तक तफ्तीश आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि आखिर किसके कत्ल की जांच करे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो खैर पुलिस जब पहचान पता करने की कोशिश करने लगी तो पुलिस को शुरुआती कोशिश में नाकामी हाथ लगी, क्योंकि सिर था नहीं और मौके पर ऐसी कोई चीज़ भी पड़ी नहीं थी। कोई आई कार्ड हुआ, कोई पर्स या कोई ऐसी दूसरी चीज़ जिससे पता चल सके कि महिला कौन थी। और तो और बाहों में चूड़ियाँ होती है, कई बार कुछ और आइडेंटिफिकेशन मार्क या टैटू होते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों बाहें भी कटी हुई थी। तो इसीलिए पुलिस के लिए इस कत्ल का और इस ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी, खासकर फतेहपुर पुलिस के लिए, क्योंकि जिस जगह पर यह लाश मिली थी वो ऐसे तो कानपुर का बॉर्डरिंग एरिया है, लेकिन फतेहपुर ज़िले की हद में आता है। तो फतेहपुर की पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और लाश की पहचान पता करना उसके लिए बड़ी चुनौती थी। इसी बीच पुलिस की नज़र उस लाश के पास एक और अजीब सी चीज़ पर पड़ी। पुलिस ने देखा कि उस लाश के पास एक बोरी भी पड़ी हुई है जिसमें खून के धब्बे हैं और साथ ही मौके पर कुछ बैगन पड़े हुए हैं। बैगन आप सब जानते हैं सब्ज़ी है, और जिस तरह से बैगन वहाँ बिखरे हुए हैं उसे देखकर ये भी लग रहा था कि शायद ये बैगन जो है इसी बोरी से नीचे गिर गए हैं या इसी बोरी से नीचे फेंके गए हैं। तो कुल मिलाकर सिरकटी लाश मिली, खून से सनी हुई एक बोरी मिली और उसके पास में कुछ बैगन पड़े हुए मिले। अब ये जो चीज़ें थी इससे पुलिस को ये पता करना था कि मरने वाली महिला कौन है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब पुलिस ने जब उन बैगनों को बहुत गौर से देखा तो पुलिस ने ये नोटिस किया कि ये बैगन जो है वो नॉर्मल खेतों में और बाड़ियों में उगने वाले बैगन नहीं हैं, बल्कि ये हाइब्रिड किस्म के बैगन हैं। और ऐसे हाइब्रिड बैगन की खेती जो है उस इलाके में हर गाँव या हर कस्बे के किसान जो है वो नहीं करते हैं, बल्कि हाइब्रिड के जिस वैरायटी के बैगन वहाँ बोरे के साथ पड़े हुए मिले थे उसकी खेती आमतौर पर कानपुर ज़िले के एक और लोकेलिटी में होती है जिसका नाम है महाराजपुर। तो पुलिस को लगा कि ये बैग जो है और इन बैगन का ताल्लुक ज़रूर महाराजपुर से है, क्योंकि वहीं के किसान इस तरह के हाइब्रिड बैगनों की खेती करते हैं। लेकिन महाराजपुर में ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही किसान हाइब्रिड बैगन की खेती करता होगा। उस इलाके में बहुत सारे किसान करते होंगे, क्योंकि कमर्शियल तरीके से इनकी खेती होती है, उनको बेचा जाता है और प्रॉफिटेबल मामला है। तो पुलिस ने तय किया कि वो कानपुर पुलिस से बात करेगी, फतेहपुर पुलिस ने, और फिर महाराजपुर में ऐसे बैगन के किसानों के बारे में भी जानकारी जुटाएगी और साथ ही पुलिस ये भी पता करेगी कि कहीं महाराजपुर या उसके आसपास इस एज ग्रुप की, जिस एज ग्रुप की महिला की लाश उन्हें मिली है, सिर तो नहीं मिला था लेकिन टोर्सो को यानी धड़ को देखकर पुलिस अंदाज़ा लगा रही थी कि मरने वाली महिला की उम्र यही कोई 35 साल के आसपास होगी,
35-36 साल। तो इस एज ग्रुप की कोई महिला लापता है, गायब है या नहीं है। तो पुलिस ने जब इस बारे में पता करने की शुरुआत की तो पुलिस को एक कामयाबी मिली। पुलिस को पता चला कि महाराजपुर इलाके में एक गांव है हाथीपुर। इस हाथीपुर गांव की रहने वाली एक महिला रजनी देवी वो गायब है, और रजनी देवी के कुछ रिश्तेदारों ने उसके गायब होने की रिपोर्ट जो है वो थाने में लिखाई है। पुलिस जब जांच कर रही थी तो पुलिस को ये जानकारी मिली, और अब पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि ये लाश रजनी देवी की हो, क्योंकि रजनी देवी की उम्र भी तकरीबन वही बताई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट में जिस उम्र की सिरकटी लाश पुलिस ने फतेहपुर में बरामद की थी। लेकिन किससे पूछते? तो पुलिस ने रजनी देवी की गुमशुदगी की जिन लोगों ने रिपोर्ट लिखाई थी उनसे बातचीत की, गांव के लोगों से पूछताछ की और उसके बारे में पूरा वेयर अबाउट्स पता किया। तो पता ये चला कि रजनी देवी की शादी आज से कई साल पहले उसी हाथीपुर गांव में हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से रजनी देवी के पति की मौत हो गई, और जब पति की मौत हो गई तो वो अपने ससुराल और ससुरालियों से अलग खुद रहने लगी और अपना गुजर बसर वो खुद करने लगी। लेकिन इसी बीच रजनी का अपने ससुराल वालों के साथ, खासकर ससुर के साथ ज़मीन जायदाद को लेकर जो है वो झगड़ा शुरू हो गया। मामला कुछ यूँ था कि रजनी के पति जो है वो 4 भाई थे। तो एक तो रजनी के पति थे जिनकी मौत हो चुकी थी, इसके अलावा शिवराम, जयराम और सियाराम 3 भाई और थे। तो रजनी के जो ससुर हैं, रजनी के पति की मौत के बाद उन्होंने अपने पास जो ज़मीन थी, तकरीबन 28 बीघे ज़मीन थी, उन 28 बीघे ज़मीन को रजनी के ससुर ने अपने तीनों बेटों में बांट दिया, बंटवारा कर दिया, उनके नाम कर दिया। लेकिन अपनी बहू जो अब विधवा हो चुकी थी, अकेली रहती थी, उसके लिए उसके ससुर का दिल नहीं पसीजा और उसके ससुर ने एक भी टुकड़ा अपनी बहू को अपने जायदाद में या अपने ज़मीन में से नहीं दिया। और रजनी को जब इसके बारे में पता चला कि उसके ससुर ने सारी ज़मीन जो है उसके जेठ और देवरों के नाम कर दी है, तो रजनी जो है वो नाराज़ हुई, दुखी हुई, और उसने ये तय किया कि वो अपना हक लेकर रहेगी। इसके बाद उसने कई बार लोकल पुलिस स्टेशन में, हाथीपुर गांव के पास जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उसने कई बार अपने ससुर और जेठ देवरों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई और ये भी बताया कि उसके हिस्से की ज़मीन भी ये लोग हजम कर गए। और साथ ही रजनी ने कोर्ट में भी अपने ससुर और बाकी देवर और जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तो एक तरह से देखा जाए तो रजनी की अपने ससुराल वालों के साथ ज़मीन जायदाद को लेकर लड़ाई चली आ रही थी, झगड़ा चला आ रहा था। तो ऐसे में पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि ये लाश रजनी की हो और इस झगड़े के पीछे, इस कत्ल के पीछे झगड़ा वजह हो और ससुराल वालों का हाथ हो। तो ऐसे में पुलिस ने फिर, चूंकि पुलिस को अब सस्पेक्ट्स जो है वो मिल चुके थे, तय करना था पुलिस को कि क्या वाकई यही कातिल है या नहीं है, तो पुलिस ने एक एक करके शिवराम, जयराम, सियाराम इनके बारे में और जानकारी जुटाई और इन पर, इनके परिवार वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जब एकाध लोग जो इस साजिश में शामिल थे इन तीनों भाइयों में, वो जब पुलिस की हिरासत में आए तो पता चला कि इस घटना को इन तीनों भाइयों के अलावा, इन तीनों भाइयों में से एक के बेटे अविनाश, जो बेसिकली इनमें से किसी का बेटा होगा, बाकी 2 भाइयों का भतीजा होगा, उसने मिलकर अंजाम दिया था। यानी कुल 4 लोगों ने मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, शिवराम, जयराम, सियाराम और अविनाश। इन चारों ने किया ये था कि गुरुवार को उन्होंने रजनी को रात के वक्त 12:30 बजे के आसपास अपने कब्जे में लिया, उसके घर में घुसकर, और फिर सबसे पहले उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। एक अकेली महिला, 4 लोग, आप समझिए कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक तरफा मुकाबला रहा होगा। रजनी के पास खुद को बचाने का भी अवसर नहीं था। उसके बाद इन्होंने पहले गला घोंटकर उसकी हत्या की, और हत्या कर देने के बाद अब चूंकि सबूत मिटाना एक बड़ी चुनौती थी, तो उन्होंने तय किया कि सबूत मिटाने के लिए वो रजनी की लाश को कहीं दूर ले जाकर फेंकेंगे, और न सिर्फ दूर ले जाकर फेंकेंगे बल्कि उसकी लाश को म्यूटिलेट भी कर देंगे, यानी जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि सबूत खुर्द बुर्द कर देंगे, मिटा देंगे। और इसी इरादे से उन्होंने लाश को एक बोरी में भरा, और बोरी में भरने के बाद वो लेकर गए सुनसान जगह पर, और वहाँ पर उसका गला काट दिया रजनी की लाश का। और गला काटने के बाद जो कटा हुआ सिर है वो बुधनी इलाके में, कानपुर के पास ही वो बुधनी इलाके में एक अंधे कुएं में फेंक दिया।
और जो हाथ थे उन्हें भी काट कर अलग कर दिया और उन हाथों को कहीं और झाड़ियों में फेंक दिया। और जो डेड बॉडी थी, यानी धड़ का जो हिस्सा था, उसे उन लोगों ने उसी बोरी में भरकर फेंका फतेहपुर के कोरसम इलाके में, और इसके बाद ये लोग वहाँ से फरार हो गए। यानी लाश के टुकड़े अलग अलग जगहों पर इन्होंने अपने तौर पर बिखेर दिए, और उनको जब इस बात का इत्मीनान हो गया कि इन टुकड़ों का तो मिलान हो नहीं पाएगा, कोई इसकी पहचान नहीं कर पाएगा, कोई उन तक पहुँच नहीं पाएगा, तो फिर वो निश्चिंत होकर घर वापस आ गए। लेकिन जो रजनी के पीहर के लोग थे, जानने वाले लोग थे, उन्होंने इस सिलसिले में थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। और चूंकि रजनी जो है अपने ससुराल वालों के साथ लड़ते हुए कई बार थाने जा चुकी थी, तो थाने की पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी थी कि उस महिला के अपने ससुराल वालों के साथ विवाद है। लेकिन इस मामले की जांच चूंकि जब शुरू हुई थी तब मामला बिल्कुल ब्लाइंड था। मरने वाली महिला का सिर ही गायब था, पहचान, आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही था कि उसकी पहचान कैसे पता करें। तो पहचान पता करने का वही जरिया बना वो बोरी और बैगन। असल में हुआ ये कि कत्ल करने के बाद जब लाश ठिकाने लगाने के लिए सारे कातिलों ने रजनी की लाश को एक बोरी में भरा, तो उस वक्त उन्होंने इस बात की अनदेखी कर दी कि उस बोरी में उन्हीं के खेत के कुछ हाइब्रिड बैगन जो है वो रखे हुए हैं, या बोरी के नीचे जो है वो पड़े हुए हैं। लाश उन्होंने बोरी में भर दी और बोरी का मुंह बांध दिया, और फिर उसके बाद जिस तरह से लाश के टुकड़े किए वो तो आपको मैंने बताया। और फाइनली बोरी और लाश जो है उन्होंने वही कोरसम इलाके में फेंकी, और जब उन्होंने लाश फेंकी, लाश ठिकाने लगाया, तो बोरी भी वहीं पर फेंक दी। और जब बोरी वहाँ पर फेंकी तो बोरी के अंदर से कुछ बैगन जो है वो बाहर बिखर गए, और वो हाइब्रिड किस्म के बैगन थे, जिन बैगनों की खेती उस पर्टिकुलर एरिया में ही, महाराजपुर इलाके में ही होती है। और उसकी वजह से पुलिस जो है उन कातिलों तक जा पहुंची। और इस तरह से देखा जाए तो ये जो हाइब्रिड बैगन थे, इन बैगनों के सहारे पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर के मामले का खुलासा कर दिया। तो अपने आप में बड़ी अजीब, बड़ी चौंकाने वाली बात, क्योंकि अब तक हमने यही सुना है कि गोली से, गोली के खोखे से और बटन से, शर्ट से, कॉलर पर लिखे हुए टैग से, चप्पलों से मामले सुलझते हैं, लेकिन सब्जी से कोई कत्ल का मामला सुलझा हो, वेजिटेबल से, ऐसा आज तक तो कम से कम मैंने नहीं सुना था। तो उस रूप में अगर देखा जाए तो ये मामला अपने आप में बड़ा ही अजीब और चौंकाने वाला है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? मैं ये तो उम्मीद नहीं कर सकता कि आप कहें अच्छी लगी, क्योंकि भाई कत्ल का मामला है, दुख और दर्द वाली, तकलीफ वाली चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया, उस पर आपकी राय क्या है? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।